आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है तालीमी इदारों में छुट्टियां, बच्चों का तालीमी साल जाया होने का जिम्मेदार कौन? क्या गिलगित बल्तिस्तान वॉशिंगटन डीसी बन रहा है? पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा मस्बत कैसे हुआ? और फिर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज पाकिस्तान में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के हवाले से बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ। इजलास में तालीमी इदारों में बढ़ते हुए कोरोना केसेस का जायजा लिया गया। एनसीओसी के मुताबिक तालीमी इदारों में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 82% रही है। तालीमी इदारों में केसेस की शरह में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने मुल्क भर के तालीमी इदारों को 26 नवंबर से बंद करने का फैसला कर लिया है। ताहम इस दौरान घरों से तालीम का सिलसिला जारी रखा जाएगा। वज़राए तालीम ने चंद अहम फैसले किए हैं और इन फैसलों के मुताबिक 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे। इस एक माह के असना में घरों से तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। असातिज़ा को स्कूल बुलाने की इजाज़त होगी। ऑनलाइन की सहूलियात जहां मौजूद नहीं वहां असातिज़ा होमवर्क फराहम करेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होगी। 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोलने से कबल एक जायजा इजलास होगा। जामियात के हॉस्टल्स में 1/3 तलबा रह सकेंगे। दिसंबर में होने वाले इम्तहानात जनवरी के वस्त तक मुलतवी होंगे। PhD तलबा को जामियात बुला सकेंगी। वज़राए तालीम के इजलास के मुताबिक वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद और वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों की बंदिश की वजूहात भी बताई। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है कि 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं उन सारों में घर से पढ़ाई यानी कि वो बंद हो जाएंगे। स्कूलों में और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे। 11 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला आज से तकरीबन 6 हफ्ते बाद जब हालात कोई बेहतर हो जाएंगे तो उसके लिए फिर हम उम्मीद करते हैं कि 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। अब तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले के बाद कई सवालात उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल कि बच्चे तालीमी इदारों में नहीं आएंगे तो फिर वालिदैन के साथ बाजारों, पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे। क्या वहां बच्चे महफूज रहेंगे? क्या बच्चों के बाहर निकलने पर हुकूमत पाबंदी आयद कर सकती है? इन्हीं सवालात का जवाब पंजाब के वजीर तालीम बराए स्कूल्स मुराद रास और पार्क्स में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी की तजवीज़ के तौर पर दिया। वो क्या कह रहे थे, जरा मुराद रास को सुन। अगर कोई बच्चा मॉल में आ रहा है तो उसको एंटर नहीं होने दिया जाएगा। अगर वो माँ बाप के साथ आ रहा है उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अगर वो मार्केटों में नजर आ रहे हैं या पार्क्स में नजर आ रहे हैं तो वो बंद करने पड़ेंगे पार्क्स वगैरह। एक बीमारी जो आई हुई है, एक मुसीबत जो आई हुई है, उसको कर्टेल करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ स्कूल बंद कर दिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी चीजों को भी साथ देखना पड़ेगा। अब कोरोना वायरस के खतरात के बायस तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ कई सवालात हैं जिनका जवाब आना लाजमी है। कोरोना की पहली लहर के दौरान रवा साल 14 मार्च को तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे, जिन्हें सितंबर के वस्त तक मरहलावार और जुज़वी तौर पर खोला गया। इस दौरान कई तजर्बात किए गए। पहला तजर्बा बच्चों का तालीमी साल बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इजरा था, लेकिन यह तजर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ। इसकी नाकामी की पहली वजह फैकल्टी मेंबरान का नातजुर्बाकार होना था। इस हवाले से कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी। दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की रसाई का ना होना भी एक वजह थी। खुद बच्चों ने भी ऑनलाइन तरीका तदरीस को कबूल नहीं किया। अब जबकि 2 माह के बाद दोबारा तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं, सवाल पैदा हो रहा है कि तलबा के तालीमी साल का अजाला कैसे किया जाएगा। हुकूमत ऑनलाइन तरीका तदरीस, होमवर्क और ओपन बुक एग्जामिनेशन के ऑप्शन पर गौर कर रही है। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 50% से ज्यादा पाकिस्तानियों को इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं है। इसी तरह से ब्रॉडबैंड और सेलुलर डेटा कनेक्शन सारिफीन की तादाद में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी आबादी, एक बड़ा चंक है जो इंटरनेट से महरूम है। ऐसे हालात में बच्चों को ऑनलाइन तालीम कैसे दी जा सकती है? ना तजर्बाकार स्टाफ, बच्चों और वालिदैन में आगाही ना होने के बायस ऑनलाइन क्लासेस कैसे कामयाब हो पाएंगी? हुकूमत तालीमी साल के इख्तिताम पर होमवर्क और ओपन बुक टेस्ट के जरिए बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करने पर गौर कर रही है, लेकिन ये असेसमेंट का तरीका किस हद तक काबिल अमल हो सकता है? हुकूमत अब फैसलों की आंख मचोली में वालिदैन और बच्चे यकीनन ज़हनी अजियत में मुब्तला है कि हुकूमत क्या फैसले कर रही है। बच्चों को इस साल की फिक्र है, जबकि वालिदैन फीसें अदा करने के मामले पर अजियत का शिकार दिखाई देते हैं। निजी तालीमी इदारे शिकवा कुना है कि वो मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसको जारी रखना चाहिए। इससे तालीमी साल का भी सारा नुकसान होगा और बच्चों की पढ़ाई में बार बार ब्रेक आने से उनका अपना तालीमी साल ख़राब होगा। पहले ही ऑलरेडी बच्चों की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो 6 माह बंद होने की वजह से पहले ही बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डाउन चले गए हैं। अगर लॉकडाउन करना है तो फिर पूरी तरीके से सारा लॉकडाउन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं को आप बंद करें। बैंक्स वगैरह हैं, जलसे हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर तालीम का हर्ज क्यों हो रहा है इस सब में?
पहले भी 6 मंथ ऑलमोस्ट बंद रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हुई, लेकिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। बच्चों का काफ़ी तालीमी नुकसान हुआ है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि तालीमी इदारे खुले रहें, क्योंकि हमारे बच्चों का वैसे भी तालीमी नुकसान हो रहा है। अब बीमारी है तो एक वायरस फैला हुआ है, तो इसमें बच्चों के इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उनको ये कि वायरस लगने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। तो अब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, आई थिंक सही फ़ैसला किया है। बच्चों की मौजें लगना या पेरेंट्स के लिए मुश्किल होना ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ हमें जो देखनी चाहिए वो बच्चों की एजुकेशन है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि स्कूल बंद करने के बजाय और तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने के बजाय अगर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। मेरी नज़र में बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और ये हुकूमत का ऐसा इक़दाम है। पहले भी उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया था और अब भी बेहतर इक़दाम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है वालिदैन को भी स्कूल वालों को मिलजुल कर इस बात पे अमल करना चाहिए। अब कोरोना तो जैसे कोरोना बच्चों पे आ रहा है, ऐसे कहीं भी शादी हुई, अब ये खेल रहे इनों में नहीं है, जाहिर बच्चों की स्कूलों पे ही आ रहा है। काम वाले को काम नहीं करने देते हैं, बिला वजह दुकानें बंद करना। अब जो गरीब है वो कहाँ जाएगा, रोज़ जो गाड़ी लगा के कमाता, अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि घर में रह के वैसे ही माहौल इनका ख़राब हो रहा है। एक तो पढ़ाई पे तवज्जो इनकी नहीं हो रही है इतनी, क्योंकि घर में रहेंगे तो खेल कूद में ज़्यादा रहते हैं, मोबाइलों में ज़्यादा घुसे हुए रहते हैं, और तो कोई वो नहीं है। ट्यूशन जाते नहीं है, ट्यूशन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर घर में आ जाते हैं। अब जबकि तालीमी इदारे दोबारा से बंद हो रहे हैं, सवाल ये है कि क्या निजी तालीमी इदारे बच्चों से मुकम्मल फीसें लेंगे? तालीमी इदारे बच्चों का तालीमी साल बचाने के लिए क्या इकदाम करेंगे? क्या वालिदैन हुकूमती इकदाम से मुतमईन है? हुकूमत तालीमी इदारों के लिए बेहतर पॉलिसी बनाने में नाकाम क्यों हो रही है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वक्त स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा नदीम मिर्जा साहब और साथ ही साथ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स एसोसिएशन के सदर जनाब हैदर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले नदीम मिर्जा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बैन सूबाई वज़राए तालीम की इस इजलास के बाद हुकूमती फैसला सामने आया है और उसमें तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है, क्या आप हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हैं, मुतमईन है इस फैसले से? नहीं, हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम काफ़ी अरसे से एक बात कह रहे हैं कि जब बच्चों के तालीमी साल के 7 साल ज़ाया हो गए तो उसमें 7 महीने ज़ाया हो गए पहले के, तो बाकी 5 महीने में बच्चों को तालीम की जो है वो पढ़ाने के लिए स्कूल खोले गए कोरोना के दरमियान में। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये तालीमी साल बच्चों का ज़ाया हो चुका है। अब जो 2 महीने 2.5 महीने के लिए जो स्कूल खोले गए जिसमें 8, 10, 12 क्लासेस हुई, लेकिन फ़ीस पूरी वसूल कर ली गई प्राइवेट स्कूलों की तरफ से। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये साल बच्चों का ज़ाया हो चुका है। ये जो थोड़े से वक्फे के लिए स्कूल खोले गए थे, इसमें सिर्फ़ एक मकसद था कि फ़ीसें वसूल कर ली जाएँ। स्कूलों को 31 मार्च सन 2021 तक के लिए बंद होना चाहिए और हम अगला तालीमी सेशन जो है वो अप्रैल से शुरू करेंगे और वो बच्चों को पढ़ाएंगे और जो फ़ीसें हमारे बच्चों ने अदा की है, वालिदैन ने अदा की है बच्चों की, उसको अगले साल में एडजस्ट किया। लेकिन नदीम मिर्जा साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि ये जो एकेडमिक ईयर है वो ज़ाया नहीं होने देंगे, बल्कि वो इम्तहानात जो मार्च या अप्रैल में होने थे वो मई या जून में हो जाएंगे। यानी इम्तहानात तो होंगे और एकेडमिक ईयर जो है वो ख़राब नहीं होगा। इसका मकसद ये हुआ कि अगर आप जून या जुलाई या अगस्त में, अगस्त तक की बात हुई है, अगर लेंगे तो अगला साल भी ख़राब हो जाएगा उससे। तो और किस तरीके से एकेडमिक ईयर बचाएंगे? स्कूलों में बच्चों ने तकरीबन 40% वालिदैन ने तो बच्चों को भेजा ही नहीं है, और आप शॉर्ट सिलेबस कभी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कोई ऑनलाइन क्लासेस की बात कह रहे हैं। 95% बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं सकते, उनके पास वसाइल नहीं है, ना 95% स्कूलों के पास वसाइल है ऑनलाइन क्लासेस देने के। ये बात है, ये रियलिटी है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बात बड़ी सादा है, लेकिन समझ में इस वजह से नहीं आ रही कि प्राइवेट स्कूल्स का प्रेशर है कि आप स्कूल खोल दें। जैसे ही स्कूल खुले उन्होंने फ़ौरन फ़ीसें वसूल की, ना सिर्फ फ़ीसें वसूल की, उस पर एनुअल इंक्रीज़ भी लिया, ना सिर्फ एनुअल इंक्रीज़ लिया, सालाना फ़ीसें भी ली, और बच्चों को एक दिन में जो है वो वालिदैन को एक बच्चे के 50-50, 60-60 हज़ार रुपये जमा कराने पड़े, कई जगह लाखों रुपयों में जमा कराने पड़े, और फिर वो स्कूल खुल गए। मेरा सवाल ये है कि अगर ये आपने तालीमी साल बचाने के नाम पर ये सब कुछ किया है तो तालीमी साल तो नहीं बचा, बच्चे में काबिलियत तो पैदा नहीं हुई। अगर आप 6 दिन का होमवर्क बच्चे को 1 दिन में दे देंगे तो क्या उसमें वो काबिलियत पैदा हो जाएगी? डेफिनेटली नो।
अब ठीक है नदीम साहब, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मौक़िफ़ के लिए हैदर अली साहब मौजूद है, मेरा ख्याल है कि ये रिजर्वेशन उनके सामने रखते हैं। हैदर साहब, जो नदीम मिर्जा साहब फरमा रहे हैं, यकीनन ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल्स ओपन हुए भी 2 माह के लिए तो ये प्राइवेट स्कूल्स के प्रेशर पर हुए, और प्राइवेट स्कूल्स ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, जिसके मुताबिक ये करना पड़ा। ऐसा होना नहीं चाहिए था, और अल्टीमेटली एकेडमिक ईयर तो ख़राब हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई प्राइवेट स्कूल्स का प्रेशर था और इसीलिए प्राइवेट स्कूल्स चाहते हैं कि अब भी स्कूल्स खुले रहें, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरह से चल रही है वैसे चलती रहे और आप फीसें वसूल करते रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि ये कोई फ़ीस लेने का मामला नहीं है। तालीम और तरबियत जो है वो किसी भी माशरे और कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। जैसा कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया कि तालीम हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। गुज़िश्ता साल से जो ये वबा दुनिया भर में फैली और फरवरी में और मार्च में जाकर तमाम स्कूल तालीमी अदारे जो है वो बंद कर दिए गए, और उसके बाद मुसलसल हम हुकूमत से ये कहते रहे कि जैसे जैसे शोबाहाए ज़िंदगी जो है वो आप खोलेंगे SOPs के साथ, तो तालीम को भी SOPs के साथ तालीमी शोबे को भी बहाल कर दिया जाए। तालीमी सरगर्मियाँ तमाम शोबे खोलने के बाद 28 सितंबर से बहाल की गई। तो हम ये कह रहे थे कि जो SOPs हम सितंबर अक्टूबर में अमल कर सकते हैं वही SOPs पर हम पहले भी अमल कर सकते थे, लेकिन हमने इसमें कोई ज़िद नहीं की या कोई मुतालबा इस तरह से। हैदर अली साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने उस वक्त बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया? फिर मार्च में अगर उसको बंद किया गया था और जाके वो रिएक्टिव होते सितंबर के अंदर, तो तकरीबन 7 माह तो पहले स्पॉइल हो गए। उसके बाद 2 माह के लिए स्कूल्स खुलते हैं और दरमियान में जो ऑनलाइन एजुकेशन चलती रही उसके लिए भी हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी और बिल्कुल फ्लॉप हो गया वो आइडिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ा है। अभी भी आप देखिए कि 7 माह का एक तो वक्त ज़ाया हुआ, लेकिन जब तालीमी अदारे खुले तो दिगर तमाम शोबों के मुकाबले में तालीमी अदारे ही वो शोबा था जिन्होंने SOPs पर भरपूर अमल भी किया। NCOC के सरबराह ख़ुद असद उमर साहब ने, वफाकी वज़ीर तालीम ने और तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दिगर बिजनेसिस के मुकाबले में, दिगर सेक्टर्स के मुकाबले में एजुकेशन वो सेक्टर है जहाँ पर SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। हम सुबह से दोपहर तक न सिर्फ ये कि रोज़ाना और हर वक्त SOPs पर अमल कर रहे हैं, बल्कि इसके मुतालिक आगाही भी फराहम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आदाद शुमार आ रहे हैं हैदर साहब, 84% बताया जा रहा है इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तालीमी इदारों के अंदर। क्या ये अलार्मिंग नहीं है? आप ये समझते हैं कि जो डिसीजन आया है ये डिसीजन नहीं होना चाहिए था और एकेडमिक एक्टिविटीज़ इसी तरह से चलती रहनी चाहिए थी, ये फरमा रहे हैं आप? देखिए, यूनिवर्सल चिल्ड्रन के हवाले से, चिल्ड्रंस डे के हवाले से यूनिसेफ ने भी परसों अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि बच्चे स्कूलों में बाहर के माहौल के मुकाबले में ज़्यादा महफूज हैं, और यहाँ भी सब लोग इस बात को मानते हैं कि कोरोना फैलाव का सबब हरगिज़ भी तालीमी अदारे नहीं हैं। जिस तालीमी अदारे में कुछ टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, हमने ख़ुद उन तालीमी अदारों को मखसूस दिनों के लिए बंद भी किया है, और यही हम मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि वो जिन तालीमी अदारों में इस तरह के केसेस आ रहे हैं उन तालीमी अदारों को बंद किया जाए। जिन स्टाफ की या बच्चों की तबीयत ख़राब होती है हम उनको मखसूस दिनों के लिए छुट्टी दे देते हैं। तो SOPs पर अमल दरामद करते हुए तमाम तालीमी अदारों को बंद करना जो है, मैं समझता हूँ कि आक़िबत नाअंदेशी है और ये कोई अक़लमंदाना फ़ैसला नहीं है। जी नदीम मिर्ज़ा साहब, हैदर अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो कहते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है, तालीमी इदारे तो पहले SOPs पर अमल पैरा है, अमल दरामद हो रहा है, थर्मल स्कैनर्स वहाँ पर मौजूद है, गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, इसके बावजूद ये जो बंदिश हुई है ये समझ से बाहर है। तो आप एग्री करते हैं इससे? देखिए, सबसे पहले तो ये फरमा रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ने कहा है तालीम ज़रूरी है। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि तालीम बेचना ज़रूरी है और तालीम ख़रीदना ज़रूरी है। 25 के तहत गवर्नमेंट की, सरकार की, रियासत की ज़िम्मेदारी है बच्चों को तालीम देना, और नाकाम हो गई इस काम में। हमें मजबूरन इनके पास जाना पड़ा। रह गया SOPs की बात। कौन सा SOPs की बात कर रहे हैं? CNG के सिलेंडर पर बैठ के जो 25 बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ कौन सा SOP फॉलो करेंगे? स्कूल के बाहर जो पेरेंट्स का रश है बच्चों को लेने के लिए, वहाँ कौन सा? आप 5 साल के बच्चे को कैसे मास्क पहना कर पूरा दिन सेशन कर सकते हैं? कैसे उसके साथ तालीम हासिल कर सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। 99%
किसी भी स्कूल में नहीं हुए। आप अपना कैमरामैन भेजें, मैं कल जाता हूँ, अब स्कूल बंद होने में 1-2 दिन है, कहीं कोई SOP फॉलो नहीं हो रहा है। इस मुल्क में कोई SOP फॉलो वैसे लोग आमतौर पर नहीं कर रहे हैं। हमारी डिनायल माशरा है, हम मुनकिर हैं, हम किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते, किसी हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब इतने छोटे से बच्चे के साथ, और फिर दूसरी बात ये कि अगर ये सब कुछ वो मुल्क को मिल्लत के खैर ख्वाही में कर रहे हैं और बच्चों को तालीम देना चाहते हैं और तालीम बहुत ज़रूरी है, तो ये मुझे बताइए कि पूरी फीसें जो है बंद स्कूलों से, वो वालदेन इतना इसको ज़हनी अजियत में हैं, लोगों ने घर के जेवर बेच कर बच्चों की फ़ीसें जमा कराई हैं और वो फ़ीसें उनकी कहाँ गई। वो लोग बहुत परेशान हैं सारे लोग कि हम किस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। और उनको जो लॉलीपॉप दिया गया, जो उनको कहा गया कि जनाब आली आपके बच्चे का साल बचा लेंगे, अब बताइए 2 महीने, 1 महीना चंद दिन स्कूल खुले हैं, जिसमें से 2 दिन बच्चा स्कूल गया है और तीसरे रोज़ उसने ऑनलाइन लिए, किसी में तीसरे रोज़ भी गया है, 3 रोज़ स्कूल गया है। 7 हफ्ते के अंदर कितने दिन स्कूल गया होगा? 20-21 दिन। उसमें साल उसका कैसे बचेगा? सारा ये 1 to all जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। हैदर साहब, पेरेंट्स का ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है और बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि बच्चे वीक के 7 दिन तो स्कूल नहीं गए हैं, वो 2 दिन के लिए स्कूल जाते हैं, 3 रोज के लिए बकिया दिनों में छुट्टी होती है, ना लैब वर्क उस तरह से होता है, ना वो ऑन कैंपस स्टडी कर रहे हैं, ना टीचर्स उस तरह से प्रॉपरली, ना SOPs फॉलो हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और असल में प्राइवेट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट जो है वो फीसें इकट्ठी करना है, ना कि ये कि बच्चों की सेहत जो है, बजाय इसके कि बच्चों की सेहत जो है उसको प्रायोरिटी दी जाए, उनको पसे पुश डाल दिया जाता है। इज इट राइट? ये जेन्युइन है बात? देखिए, बच्चों की सेहत जो है हमारे लिए भी अव्वलीन तरजीह है, और जहाँ तक ये पैसे लेने की बात है या अखराजात ना होने की बात है, तो हमारी इमारतों के किराए, हमारे बिल्स, हमारे स्टाफ की तनख्वाहें, इस तालीमी शोबे में भी अफराद ही काम करते हैं। अगर उनका मुआशी कत्लेआम किया जाएगा तो ये किस इंसाफ की बात होगी? तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तालीमी अदारे किसी किस्म की ताजराना सोच नहीं रखते, बल्कि उन्होंने तो एक लीडिंग रोल प्ले किया। नहीं, लेकिन आज शफकत महमूद साहब ने कहा ना कि पहले भी हमने एक लोन पैकेज अनाउंस किया था, और अब भी बहुत सारा उनको कंसर्न है प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के हवाले से कि लोन पैकेज अनाउंस करेंगे, तो उसका क्या बना? और फिर ये बात दुरुस्त नहीं किया गया, ये बात दुरुस्त नहीं है कि बहुत सारी डाउनसाइजिंग भी हुई है आपके इंस्टीट्यूट्स के अंदर? जी, मैं आपसे बता देता हूँ कि पहली बात तो ये है कि किसी किस्म का लोन या किसी किस्म के कोविड-19 के रिलीफ पैकेज में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रखा ही नहीं गया। ये तो हमने बहुत ज़्यादा मुतालबा रखा हुकूमत से कि वो रिलीफ पैकेज में प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर को भी शामिल करे, लेकिन अभी तक उस सिलसिले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज भी हमारा आपके तवस्सुत से ये मुतालबा है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिलीफ पैकेज में शामिल किया जाए। अगर ये रिलीफ पैकेज मिल जाता है तो उसके बाद फिर आपका क्या डिसीजन होगा और फिर आपकी क्या डिमांड होगी हुकूमत से कि ठीक है फिर तालीमी इदारे बंद कर देने चाहिए क्योंकि कोरोना बहुत खतरनाक है? नहीं, देखिए, बात यह है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बैंक, यूनिसेफ और दिगर आलमी अदारों की एडवाइजरी को देखना चाहिए, जिन्होंने कहा कि कोरोना के खतरात के बावजूद भी तालीमी अदारे बंद नहीं होने चाहिए। तालीमी अदारे बच्चों के लिए बहुत सेफ एंड सिक्योर जगह है जहाँ पर SOPs को फॉलो किया जाता है। हम तो वालिदैन तक को ये आगाही और मोटिवेशन फराहम कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के SOPs को घरों में भी फॉलो नहीं, लेकिन वालिदैन का कंसर्न ये है ना कि SOPs फॉलो हो नहीं रहे सर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी स्कूल के मुकाबले में प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो स्कूल टीचर्स की बात कर रहे हैं, 17.5 लाख टीचर्स हैं, इनके लोगों के स्टेटस हैं। 16.5 लाख जो हैं वो तकरीबन बेरोज़गार हो चुके हैं। बाकी लोगों को कटौती करके जो है वो तनख्वाहें दी गई हैं। टीचर्स ने ख़ुदकुशियाँ की हैं। ये भी इन्हीं का मौक़िफ़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं की ज़बान नहीं बता रहा हूँ। और ये जो बड़े स्कूल हैं, मैं 1500 रुपये वाले स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा हैं और वो वाकई क्राइसिस में हैं और हुकूमत को उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उससे जो 3000 प्लस वाले जो स्कूल हैं, उन लोगों का ख़र्चा, हमने तो ये भी ऑफ़र है हमारी तरफ से, ओपन आपके चैनल के तवज्जुह से ऑफ़र है कि अपना ख़र्चा किराया भी ले लें। टीचर्स को जो आपने तनख्वाहें दी हैं, अगर दी हैं तो वो सारे हमसे बैलेंस शीट शेयर कर लें
हम वो देने के लिए तैयार हैं। वालिदैन उस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रोरेटा बेसिस के ऊपर, एवरेज बेसिस के ऊपर वो जमा कराएंगे। ऐसा नहीं है, दे आर प्रॉफिट मेकिंग। इनका ओनली वन पॉइंट एजेंडा है कि हाउ टू कलेक्ट, किस तरीके से फीसें वालिदैन की जेब से निकलवा ली जाएँ। और अभी भी जो है आपको, जब ये स्कूल बंद करने का सिलसिला चल रहा था, कुछ स्कूलों ने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के भी चालान दे दिए। और आज मेरे पास जो है वो सैकड़ों के हिसाब से व्हाट्सअप आए कि आज हमारे बच्चों को बाहर खड़ा किया गया है कि आप हर हाल में स्कूल टाइम के अंदर फीसें लेकर आइए। बच्चों ने खुदकुशियाँ की हैं, टीचर्स ने खुदकुशियाँ की हैं, लेकिन अगर ये हैदर अली साहब जो हैं अगर ये सारे स्कूल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो क्यों आपके चैनल के तवस्सुस से ऐलान नहीं करते हैं कि जनाब अली ये जो है ये बंद स्कूलों की फीसें नहीं लेंगे। और फिर दूसरी बात ये कि ये कारोबार कर रहे हैं, ये बिजनेस। हैदर साहब आपका कोई कमेंट, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है सर। हैदर साहब आपका कोई कमेंट, फिर मुझे ब्रेक लेनी है सर। देखिए बात ये है कि अप्रैल में सिंध में ऑर्डिनेंस आया और हमने उस ऑर्डिनेंस को तस्लीम भी किया, बल्कि उस ऑर्डिनेंस से पहले हम 20% डिस्काउंट ऑफर कर चुके थे और वहाँ से लेकर सितंबर तक हमने फीसों में 20% न सिर्फ रियायत की बल्कि इंस्टॉलमेंट्स में हमने वालिदैन को सहूलत फराहम की। किसी स्कूल ने नहीं दिया जी, हैदर साहब, किसी स्कूल ने नहीं दिया। मैं आपको 25 स्कूलों के नाम गिनवा सकता हूँ, किसी स्कूल ने डिस्काउंट नहीं दिया 2 महीने के अलावा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि तकरीबन तमाम स्कूलों ने 20% कोविड-19 का डिस्काउंट दिया है। अगर आपका इकोनॉमिक कंसर्न दूर हो जाए तो फिर आप स्कूल्स बंद करने के जो ऐलान है, सरकारी ऐलान है, उसकी हिमायत करेंगे? अगर ये इकोनॉमिक कंसर्न दूर हो जाए। ऐसा नहीं है। हम बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर ज्यादा फिक्रमंद हैं और हम चोजन पेरेंट्स हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। नदीम मिर्जा साहब और हैदर अली हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब कोरोना की पहली लहर की निस्बत दूसरी लहर में अस्पतालों का रवैया भी गैर तसल्ली बख्श है। एक और अहम पहलू कोरोना की दूसरी लहर को लेकर ये है कि NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान मुल्क में कोविड-19 के बायस अस्पतालों में मरीजों के दाखिले की शरह दोगुनी हो गई है, जबकि इस वक्त मुल्क भर के अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स में गुंजाइश खत्म हो गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों ने कोरोना मरीजों को लेने से इनकार कर दिया है। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की मस्बत आने की शरह हैदराबाद में 33.51% रिकॉर्ड की गई है, जबकि मीरपुर आजाद कश्मीर में यह शरह 25% है। कोरोना वायरस मस्बत केसेस की शरह बढ़ती जा रही है। अगर सूबाई एतबार से कोरोना केसेस की शरह का जायजा लिया जाए तो आजाद कश्मीर में कोविड-19 की मस्बत शरह सबसे बुलंद यानी 11.45% है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा है जहां 9.8% है, सिंध में 9.63% है, बलूचिस्तान में 7.73% और गिलगित बल्तिस्तान में ये शरह 5.23% है, जबकि पंजाब में सबसे कम शरह यानी 3.95 है। यकीनन इस वक्त मुल्क में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह को कंट्रोल करने के लिए एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी है और ऐसे में महफूज रहिए, खुद को महदूद तो महफूज रहेंगे और साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या गिलगित बल्तिस्तान वाशिंगटन DC बन रहा है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑपोजिशन जमातों पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए खुलकर तनकीद की। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि ऑपोजिशन NRO के हुसूल की मायूस कुन कोशिशों में निहायत सफाकियत से अवाम की जिंदगी और रोजगार तबाह कर रही है। मैं वाज़ेह कर दूं कि ऑपोजिशन लाखों जलसे कर ले, कोई NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में PDM अपने जलसों के तसलसल पर इसरार के जरिए अवाम और उनकी माश को जानबूझकर खतरे में डाल रही है, क्योंकि अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो हम लॉकडाउन की जानिब बढ़ने पर मजबूर होंगे और नताइज की जिम्मेदार PDM होगी। हमारे यहाँ कोरोना अब एक वबा की बजाय सियासी हथियार का रूप इख्तियार कर गया है। ऑपोजिशन पहले दिन से इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए फौरी और फिर नतीजाखेज इक़दाम नहीं किए। कभी लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन और कभी सब कुछ खुला छोड़ने की पॉलिसी इख्तियार किए रखी। मास्क की तलकीन करने के बावजूद वुज़रा समेत आला हुकूमती ओहदेदार बड़ी बड़ी तकारीब में मास्क के बगैर नजर आते हैं। यही नहीं है बल्कि ऑपोजिशन इस वक्त भी हुकूमत और ऑपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान कोरोना वायरस को लेकर खूब लेते हो रही है। ऑपोजिशन जमातें इल्जाम आयद कर रही हैं कि हुकूमत PDM के जलसों से खौफजदा होकर कोरोना वायरस का बहाना तलाश कर रही है। साथ ही ऑपोजिशन जानिब से बार बार दावा किया जा रहा है कि हुकूमत जनवरी तक की मेहमान है। हम जानते हैं कि हमें ना सिर्फ इस वबा का मुकाबला करना पड़ेगा मगर इस गैर जमहूरी निजाम का भी मुकाबला करना पड़ेगा। जो अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान
इसी तरह की बातें माजी में मरियम नवाज साहिबा भी करती रही हैं। गुज़श्ता रोज पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में जलसा आम से खिताब किया, जहां उनका कहना था कि कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक कोविड-18 है। उन्होंने हुकूमत मुखालिफ मुहिम को जंग करार देते हुए कहा कि मैदानी जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान इस जलसे से खिताब करते हुए क्या कह रहे थे, उसकी झलक भी आपके सामने रखते हैं। जंग का ऐलान कर चुके हैं, अब मैदान जंग है, मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, दांधली हुई है, दांधली की गई है, हमें दांधली करने वाला भी मालूम है और वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान कोरोना सियासत एक जानिब, इस वक्त मुल्क में तब्दीली का शोर भी ज्यादा बुलंद होता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद पीडीएम क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे के साथ अवामी ताकत की बालादस्ती का बयानिया लेकर चल रहे थे। इस बयानिए पर बिलावल भुट्टो ने इख्तलाफ किया, लेकिन कल के जलसे में बिलावल भुट्टो अवाम के जरिए तब्दीली लाने के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे थे। उन्होंने अपने खिताब में दावा किया कि अब अवामी ताकत के जरिए हुकूमत का खात्मा करेंगे। ऐसे ही बयानात मरियम नवाज की जानिब से भी सामने आ रहे हैं। पीडीएम के बयानिए में यकसानियत और तहरीक में शिद्दत गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद देखने में आई है। ऑपोजिशन इत्तेहाद में मजबूती की वजूहात का जायजा भी लेंगे, लेकिन पहले गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं, जहां इंतखाबात का मरहला तो पुरअमन अंदाज में पाए तकमील तक पहुंच गया, लेकिन ऑपोजिशन जमातों की जानिब से इंतखाबात के नताइज तस्लीम न करने पर शहरी ताहाल सरापा एहतजाज है। आज मुजाहिरीन ने गिलगित 2 के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज को धांधली ज़दा करार देते हुए एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने एक सरकारी दफ्तर और 4 सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी, नजर आतिश किया गया। एहतजाज और हालात कशीदा होने के बायस कर्फ्यू लगाने का इम्कान है। जिला इंतजामिया के मुताबिक रिवर व्यू रोड और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के माबैन झड़पें भी हुई हैं, जबकि कशीदा सूरत हाल के बाद पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातें वफाकी हुकूमत पर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम आयद कर रही हैं। शहरियों में गमो गुस्सा पाया जाता है। ऐसे ही मनाजिर चंद दिन कबल अमरीकी इंतखाबात के बाद वाशिंगटन डीसी में भी ट्रंप के हामी मुजाहिरीन में देखेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहिरीन पोस्टल बैलेट्स का फोरेंसिक टेस्ट कराने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि अमरीका में भी मुजाहिरीन को पोस्टल बैलेट्स पर एतराज था। क्या गिलगित बल्तिस्तान वाशिंगटन डीसी बन रहा है? गिलगित बल्तिस्तान में कशीदा हालात का जिम्मेदार कौन है? क्या सियासी जमातों को खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए किरदार अदा नहीं करना चाहिए? ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो मूवमेंट चल रही है, अब उसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं, क्या वो सेम पेज पर आ गई हैं? खासतौर पर 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है, और फिर खासतौर पर बेगम शमीम अख्तर के हवाले से ही बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पैरोल के लिए दरखास्त जमा कराई गई है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि वो गौर कर रहे हैं, जिसके बाद ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो बिहाइंड द बार्स हैं वो बाहर आएंगे। हमजा शहबाज साहब जो पंजाब में ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी आना है। बाहर क्या पीडीएम की मूवमेंट किस तरह आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कोरोना क्राइसिस का इस पर कितना इफेक्ट होगा, इन तमाम तर मामलों पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो पैरोल के मामलात हैं शहबाज शरीफ साहब के और हमजा शहबाज साहब के हवाले से, वो मामला कहां तक पहुंचा है, और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जाहिर है एक ब्रेक तो आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। मैं देखिए ये इस मसले पे तो मेरा हाल है गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जितनी हमारी रिक्वेस्ट है वो करें, और एप्लीकेशन तो दी है इसके लिए पैरोल के लिए, तो उम्मीद तो है, लेकिन इनसे तो आपको पता है कोई इतनी ज्यादा हमें कभी भी नहीं हुई जिस तरह के ये लोग मामला चला रहे हैं। तो इस पर मेरा हाल है ज्यादा उनको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि उस खानदान का जो शरीफ फैमिली है वो आपस में किस तरह रिश्ते अपनी जगह, लेकिन वो ज्यादा ही एक उनकी अटैचमेंट या इमोशनल अटैचमेंट है अपने रिश्तों के साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस हवाले से हमदर्दी का इजहार तो किया गया, वजीर आजम की तरफ से भी आर्मी चीफ ने भी एक मैसेज भेजा है, इजहार ताज़ियत तो किया जा रहा है उनका कि अगर दरखास्त आएगी तो यकीनन जो है पेरोल पर रिहाई होगी। इस हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत से, कितने दिन की दरखास्त? क्योंकि कुछ ज़राए के मुताबिक 2 हफ्ते की दरखास्त की गई है, तो इस हवाले से आप ही कंफर्म कर सकते हैं कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? अभी वो डिस्कस करेंगे आपस में, लेकिन मेरा हाल इसमें डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं। या पीएम ने अगर इतना खुले दिल से अगर ताज़ियत की है या पैगाम भेजा है, तो मेरा हाल उसको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और इस मौके पे ही कुछ चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे
फिर दोबारा वही एक शकुको शुबात पैदा हो। तो मेरा ये बड़ा एक मौका ऐसा है जिसमें वो कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ राणा साहब, कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल एक्टिविटी सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है यकीनन वो तो हॉल्ट हुई है, कुछ अरसे के लिए एक ब्रेक जरूर आया है, लेकिन ये जो कोरोना वाला मामला है और आज एनसीओसी का डिसीजन भी है तालीमी इदारों से मुताल्लिक भी, और फिर वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि हालात उस तरफ जा सकते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन भी करना पड़ा और उसकी रिस्पॉन्सिबल भी पीडीएम होगी क्योंकि जलसे जिस तरह से कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल द बैरियर्स। तो कैसे देखते हैं फिर आप, क्या आप पीडीएम भी कोई नजर सानी करेगी अपनी इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर कोरोना के मामले पर? नहीं, देखिए कोरोना का जो मसला है उस पर बड़ी आजकल बहस चल रही है। मैं समझता हूँ कि अभी जो हालात हैं वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को निगेट करते हैं, उनके जो एक्शंस हैं और जो उनके डिसीजन हैं उनसे टोटली वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। अगर खुद करना हो तो खुद तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। अभी मैं आज टीवी पे देख रहा था इनकी जो स्पेशल असिस्टेंट यहाँ है पंजाब में फरदौस आशिक इंफॉर्मेशन की, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था और सारे एक हजूम था, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो ये चीजें मैसेज इससे बड़ा नेगेटिव जाता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल उनकी जो सुप्रेशन है उसके लिए सारा काम कर रहे हैं कि पीडीएम में। ये बात आपकी ठीक है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स नीड टू बिहेव वेरी सीरियसली, वो भले वो ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राणा साहब, मुझे ये बताएं सर कि अब कोरोना की वजह से जाहिर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी ब्रेक लगती है, जैसे एजुकेशनल एक्टिविटीज को आज लगी हैं 1 महीने के लिए, हमने उसको भी पोस्टपोन किया है। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो जनवरी की डेडलाइन आप दे रहे हैं कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, अब इसको भी 1-2 माह आगे ले जाए फिर? असल में आप अगर समझे ना, गवर्नमेंट इस वक्त तो किस परेशानी में है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम किसी ना किसी तरीके से जनवरी निकाले। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ सही, वो कहते हैं किसी तरीके से कोई एक्टिविटी हमें सेक्रीफाइस करना पड़े, स्कूलों को बंद करना पड़े, लॉकडाउन मुकम्मल करना पड़े, किसी तरीके से हम उस फेज में चले जाए जहाँ सेनेट के इलेक्शन होने, और हम सेनेट के इलेक्शन पे अगर वो क्रॉस कर जाते हैं जो फरवरी में होंगे तो उसमें हमें बिल्कुल हम सेफ हो जाएंगे। ये उनकी एक अपनी सोच है, थिंकिंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी सोच गलत है और पीडीएम को सिर्फ इसलिए वो मना कर रहे हैं कि थोड़ी उनके जो प्रेशर है या वो घबराए हुए हैं उससे वो बच रहे हैं। अगर सिर्फ कोरोना का मसला हो तो कोरोना तो फिर बहुत मसाइल बहुत जगह पे होते हैं। क्या आज जिस तरह स्कूल वाले कहते थे क्या मॉल जो है यहाँ पैकेज माल है, वो तो वज़ीर आज़म ने कह दिया ना कि हो सकता है मुकम्मल लॉकडाउन भी करना पड़े, और अगर इसी नॉन सीरियसनेस का वो कहते हैं मुजाहिरा पीडीएम करती रहेगी तो फिर हमें मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ेगा और लॉकडाउन की जिम्मेदारी भी पीडीएम पर होगी। करना पड़ेगा तो यकदम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि स्कूल बंद कर दे, माल खुले रहे, फैलना हो तो फैल जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप मार्केटें खुली रहें और दूसरा चीजें जो है वो बंद कर दी जाए। ये तो फिर आपको बड़ा एक डिसीजन लेना पड़ेगा जिसमें मैं समझता हूँ कि वो जो कर रहे हैं से कि सिलेक्टिव किस्म का, उसके पीछे यही है कि जलसे ना किए जाए। जलसा हो गया, लोग आप क्या सजेस्ट करते हैं राणा साहब? जैसे फर्स्ट फेज के अंदर ऑपोजिशन ये कह रही थी कि वज़ीर आज़म को लॉकडाउन करना चाहिए, वज़ीर आज़म उस दौरान भी कह रहे थे कि दिहाड़ीदार मजदूर तबके का बड़ा एहसास है। अब आप क्या कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन हो जाए और दिहाड़ीदार मजदूर तबका मारा जाए? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसमें कोई तरीकाकार निकाला जा सकता है। जिस तरह सेक्रेटेरिएट में कहते हैं जी 50% लोग आ जाए, 50% घर पे रहे, तो ये चीजें बड़ी डिस्कशन वाली हैं। लेकिन हमें तो क्या जलसों के हवाले से भी कोई स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है कि 50% लोग आए या वर्चुअल जैसे वो कहते हैं जलसे तकारीर कर लें, कि जलसों में उसी तरह जैम पैक ही रहेगा सर? नहीं, जलसों में क्यों, मतलब उनको प्रॉब्लम है। जलसों में तो खुली, एक तो मैं आपको बताऊं जो ओपन चीजें जगह होती है ना उसमें इसका खतरा कम होता है। जलसे तो ओपन जगह पे होते हैं, बिल्कुल खुली जगह होती है और वहाँ पे ये सारा सिलसिला चलता है, हवा का भी बंदोबस्त होता है, सारा कुछ ही होता है कि वो ओपन है। तो ये चीजें आपको पता है कि इसको स्टडी करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम पे सारा दिन जोर है, पीडीएम जलसे न करे, पीडीएम जलसे न करे, पीडीएम जलसे न करे। भाई खुदा के लिए आप जो कर रहे हैं, आप जो सिलसिले कर रहे हैं, आप जो चीजें आपके सामने हैं गवर्नमेंट के लेवल पे भी लेकिन टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट। मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट जीपी इलेक्शंस के बाद इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आग लगी हुई है
और वहां पर जो सरकारी अमलाक को भी नजर आतिश किया जा रहा है, इस तमाम तर मामले पे यकीनन आपकी नजर होगी। सर ये क्या हो रहा है? मतलब धांधली का शोर तो अपनी जगह पर, लेकिन सरकारी अमलाक नजर आतिश हो रही। देखें, आप सारी जिम्मेदारी अपोजिशन पे डाल रहे हैं, मुझे इसका अफसोस है। जिम्मेदारी सारी गवर्नमेंट पे आती है, चाहे वो गवर्नमेंट चलाने की हो, चाहे पार्लियामेंट चलाने की हो। वो इस वक्त घोड़सवार हैं और उनके जिम्मे सारी चीजें आती है। अपोजिशन का तो काम है उनके जो पॉलिसी उन पर तनकीद करना, उनको कहना कि डिलीवर नहीं कर रहे, या उनको थोड़ा सा पुश करना कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट दें और काम करें, अपने वादे पूरे करें, मंशूर पे अमल करें। लेकिन ये चीजें उनके जिम्मे आती हैं। हमने तो सरकारी अमलाक अगर नजर आतिश हो रही है तो सरकार तो नहीं कर रही ना सर। ये बताने लगा हूं ना, अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना होने दिया तो वहाँ रिएक्शन आ सकता है, और वो रिएक्शन आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें देखनी चाहिए आपको, टोटो दिखना चाहिए। इस तरह आप आइसोलेशन में नहीं दे सकते कि जी गिलगित बल्तिस्तान में ये हो गया है। जहाँ एक्शन होगा वह रिएक्शन होगा। नहीं सर, लेकिन पीडीएम तो आईनी और जमहूरी तरीकाकार की बात करती है ना। आईनी और जमहूरी तरीकाकार तो ये है कि आप किसी फोरम के ऊपर इसको टेकअप करें, रिकाउंटिंग कराएं, पोल्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त जमा कराएं। नहीं, ये तो एक ऐसे प्रोसेस में डाल रहे हैं, बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। क्या निकला? जब यहाँ हमने की 2018 के लिए एप्लीकेशन दी से वो पिटीशन की, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी देखें इन्होंने पिटीशन ही नहीं की। हमारी पिटीशनें पहली हेयरिंग पे उन्होंने सारी की सारी टेक्निकल ग्राउंड पे उड़ा दी, वो जो ट्रिब्यूनल था। फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चल रही हैं, पेशियां पढ़ रही हैं। इसके ऊपर तो उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाया, आपने उसको तो ये मैं मेरी बात सुन लें। इंक्वायरी कमीशन, ये चीजें सारी देखें, अपोजिशन को दीवार के साथ लगाएंगे तो रिएक्शन आएगा। आप देख नहीं रहे जो माहौल है, जो चीजें जिस तरह चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन आइंदा भी ना हुए मुल्क में, तो इसी तरह का रिएक्शन आइंदा आएगा। नहीं तो फिर क्या समझा जाए सर, मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो पीडीएम की मूवमेंट है, अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं जो जीबी के अंदर हो रहा है, क्या फिर ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता हुआ भी देखेंगे हम? नहीं, मैं कहता हूँ सपोर्ट की बात नहीं, ये तो लोग का रिएक्शन आता है। अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे मैं जबरदस्ती वोट डालूंगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो शोर डालेंगे। वो क्यों नहीं शोर डालेंगे? कौम फ्रस्ट्रेट हुई है, कौम को खुदा के लिए उस जगह पहुंची हुई है जहाँ मैं समझता हूँ इनको गड़बड़ होगी तो संभाला नहीं जाएगा। यही हम इनको कहते हैं कि किसी और चीज होगी तो ये अपोजिशन के जो लीडर है उनके बस में भी नहीं रहेंगे लोग, वो अपने हाथ में ले लेंगे मूवमेंट को। तो आप उससे पहले कि ये सारी चीजें हों, हमें एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और जिसको भी मैंडेट मिले सही, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, वो आगे बढ़ के गवर्नमेंट बनाए ताकि लोग मुतमिन हो और आगे बढ़े मुल्क। इस तरह अगर आर्टिफिशियल आप काम करेंगे, एक बंदे को बिठा देंगे लागे ऊपर, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट खसारा बेहतर कैसे हुआ है और गुज़श्ता 4 माह के अंदर ये सरप्लस क्यों दिखाई दे रहा है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो सबसे बड़ा चैलेंज माशी हालात की दुरुस्तगी था, माशी सब्त को बेहतर करना था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही क्लेम था कि इस वक्त जो मईशत उन्हें विरसे में मिली है वो तबाह हाल मईशत है और इसकी तमाम जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर आयद होती है। माशी मैदान में सबसे बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट डेफिसिट पर काबू पाना था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वज़रा ये समझाते थे कि इस वक्त माशी मैदान में सबसे बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट खसारा है, जिसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और इस हवाले से क्या कहा जाता था, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जब ये हुकूमत आई तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो बताता है कि आपकी डॉलर्स की सिचुएशन क्या है मुल्क में, वो एक तारीखी हद के ऊपर 20 अरब डॉलर था। वफाकी वजीर असद उमर समेत अहम वज़रा की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है और इसको कहां तक लाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी है। इस हवाले से जो भी हुआ, लेकिन गुज़श्ता 4 माह के अंदर जो सूरत हाल मईशत की दिखाई दे रही है
मालूम ये हो रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट पर ना सिर्फ काबू पाया जा रहा है, बल्कि 4 माह के अंदर करंट अकाउंट खसारा अब सरप्लस के अंदर दिखाई दे रहा है। यानी वो जो डेफिसिट था अब वो सरप्लस के अंदर है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कौम को खुशखबरी भी सुनाई है। इस हवाले से अब क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, माजी में क्या था, ये हमने आपको दिखाया। इस वक्त की क्या सूरत हाल है और क्या स्टेटमेंट सामने आ रही हैं और कैसे शादियाने बजाए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखता है। मुआशी अशारिये हैं वो अल्लाह ताला के फजल से वो बहुत अच्छे और इत्मीनान बख्श हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कौम को यह खुशखबरी सुनाई है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है। मुसलसल चौथे माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि अक्टूबर के महीने में करंट अकाउंट 38 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा है और ये मुसलसल चौथे महीने में करंट अकाउंट सरप्लस है। असद उमर ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत को करंट अकाउंट माहाना 2 अरब डॉलर खसारे में मिला था, लेकिन रवा साल मजमूई तौर पर करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा है। क्या वाकई ये मुल्क की मईशत के लिए खुशखबरी है? क्योंकि इससे पहले हमें बताया गया था कि मुल्क की मईशत को सबसे बड़ा चैलेंज ही करंट अकाउंट डेफिसिट का है। अब ये खुशखबरी दी जा रही है कि करंट अकाउंट सरप्लस है, लेकिन क्या वाकई खुशखबरी है? अब सवाल तो ये भी है कि क्या करंट अकाउंट प्लस होना हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का नतीजा है? इस मामले पर बात करने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि करंट अकाउंट दर हकीकत होता क्या है। करंट अकाउंट दरअसल आमदन और अखराजात की तरह दरामदाद और बरामदाद का एक मवाजना होता है कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस क्या है। इसमें खसारे या फिर इजाफी रकम से मईशत के बारे में कोई हतमी राय नहीं बताई जा सकती है। इसमें देखना ये होता है कि क्या मईशत में बेहतरी हो रही है, यानी इक्तिसादी तरक्की में इजाफा हो रहा है। अगर मुल्क में इक्तिसादी तरक्की नहीं होगी तो दरामदाद कम हो जाएंगी और करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा, जो इस हवाले से बैलेंस आउट के माने में दिखाई देगा। ये मस्बत इशारा नहीं होगा। पाकिस्तान की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। यहाँ चंद अहम नकात आपके सामने रखते हैं जिनके बाइस मुल्क में करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। इस वक्त अगर सरप्लस है तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या है, वो वजूहात आपको बताने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में करंट अकाउंट बेहतर होने की बड़ी वजह तरसीलात ज़र में इजाफा है। इस हवाले से रेमिटेंसेस भी मुल्क में आ रही हैं। क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसा तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों के बाइस मुल्क में भिजवाया है? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। क्या वाकई तारिकीन वतन को हुकूमत के ऊपर एतमाद है? इस वक्त दुनिया भर की मईशतें शदीद खसारे का शिकार हैं, जिनके बाइस कई छोटे कारोबार बंद हो रहे हैं। कोविड-19 के बाइस ग्लोबल जो इकॉनमी है यकीनन वो रिसेशन के अंदर दिखाई दी है। हज़ारों पाकिस्तानी बेरोज़गार होकर वतन वापस आ रहे हैं। ख़ासतौर पे जहाँ की बात की जाती है गल्फ़ स्टेट्स के अंदर तकरीबन 20 लाख तारिकीन वतन मौजूद होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। वहाँ पर डाउन साइजिंग हुई है और जो तारिकीन वतन है अब उनको वापस आना पड़ रहा है। इस वजह से वो अपना सरमाया पाकिस्तान भेज रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि वो जल्द अज जल्द वहाँ पर मौजूद जो बैंक्स के अंदर पैसे हैं उनको पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर लें, ताकि पाकिस्तान के अंदर आके उससे कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सरमायाकारी की जा सके। पाकिस्तान को कोरोना वायरस की वबा के दौरान कई ममालिक की जानिब से कर्ज अदायगी में रियायत भी दी गई है। ये भी देखना होगा कि जो गरीब ममालिक हैं जो पैसे वापस नहीं कर सकते थे कोरोना के बायस G20 की तरफ से ख़ास तौर पे जो हालिया एक रिलीफ मिला है, इससे पहले भी IMF की तरफ से भी और दीगर मामला जो हैं उसमें जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उन्होंने कुछ रिलीफ फराहम किया है उन ममालिक को जो कर्ज़े वापस नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। आलमी इदारों को कर्ज अदायगी मौखर होने के बायस पाकिस्तान को बचत हुई है। ये दूसरा अहम मामला है। यानी अगर पाकिस्तान को कर्ज़ों की अदायगी करना पड़ जाती तो सूरत हाल शायद मुख्तलिफ होती, लेकिन पाकिस्तान ने इस रियायत से फ़ायदा नहीं उठाया। मुल्क की मईशत बेहतर नहीं की, कोई काबिल अमल पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी। कोरोना लॉकडाउन के बायस आलमी तिजारत मुतासर हुई। पाकिस्तान में दरामदात की कमी हुई क्योंकि पाकिस्तान में मईशत का पहिया जाम हो चुका था। मशीनरी और दीगर साजो सामान पर उठने वाले अखराजात खत्म हो रहे थे। यूँ इस मद में खर्च होने वाली खतीर रकम से भी पाकिस्तान को बचत हुई है। इसी तरह कोरोना वायरस के बायस बैरून मुल्क आमदोरफ्त में कमी हुई है। इस मद में खर्च होने वाले करोड़ों डॉलर्स भी पाकिस्तान बचाने में कामयाब हुआ है। करंट अकाउंट सरप्लस होने का एक और अहम मुहर्रिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी होना है। तेल की गिरती हुई कीमतें भी हैं। तिजारती सरगर्मियां महदूद हुई हैं। सफरी अखराजात कम हुए हैं। तेल की खपत में, कंजम्पशन में कमी वाक़ हुई है। यूँ तेल की मार्केट काफ़ी हद तक गिर गई है। इस फैक्टर का मस्बत असर पाकिस्तानी करंट अकाउंट पर पड़ा है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल, बल्कि हुकूमत का सबसे बड़ा इम्तहान है, क्या हुकूमत करंट अकाउंट को बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी? ये जो सरप्लस दिखाई दे रहा है क्या यूँ ही सरप्लस रहेगा? क्या आलमी तिजारती सरगर्मियाँ बहाल होने के बाद पाकिस्तानी मईशत ऐसे ही तरक्की करेगी? इस वक्त सऊदी अरब, UAE, चीन समेत दीगर आलमी इदारों और ममालिक को कर्ज़ों की किस्त अदा करने के बाद पाकिस्तान करंट अकाउंट को प्लस या फिर मतवाजन रखने में कैसे कामयाब होगा? क्योंकि यकीनन जो कर्ज़ों की वापसी से हवाले से जो रिलीफ मिला है वो दायमी रिलीफ तो नहीं है। बिलाखिर वो पैसे जो कर्ज़ की मद में लिए गए हैं उस कर्ज़ को चुकाना है। और जो डोनर्स है, ख़ासतौर पे UAE है,
उसमें सऊदी अरेबिया है और चीन से $6 बिलियन का एक जो ट्रांच है वो भी हमें मिली, लेकिन जो कुछ पैसे पहले मिल चुके हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में हो। डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स पहले ही मुअत्तल थी। चीन की तरफ से जो इमदाद दी गई है यकीनन उसकी वापसी भी है। यकीनन ये तमाम तर फैक्टर्स मिलकर डिटर्मिन करेंगे कि क्या ये करंट अकाउंट सरप्लस रहने में पाकिस्तान कामयाब हो पाता है या फिर यहाँ पर एक बार फिर से वही सूरत हाल इख्तियार हो जाएगी जो उस वक्त थी जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी। यकीनन अमली तौर पर यह नामुमकिन सा है, मगर इस वक्ती बेहतरी का फ़ायदा उठाकर ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं जो मुस्तकबिल में माशी खतरात में मज़ीद इजाफा करने को में कमी ला सके। यानी मुस्तकबिल के अंदर जो एक डेंजर जोन के अंदर पाकिस्तान अभी दिखाई दे रहा था, उस डेंजर जोन से हम निकल सकें। इत्मीनान जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हो सके कि हमारी मईशत अब दुरुस्त सब्त में जा रही है और पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से भी बेहतर मुल्क है, और ना सिर्फ इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए बल्कि उसके बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो भी बेहतरी की जानिब गामजन हो सके, तभी ट्रेड डेफिसिट पर हकीकी मानों में काबू पाया जा सकेगा। बारकैफ क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। हमारी नेक तमन्नाएं हुकूमत के साथ हैं कि हुकूमत बेहतर पॉलिसीज़ बनाए ताकि जल्द अज जल्द जो इकोनॉमिक रिसेशन ग्लोबली दिखाई दे रहा है ना सिर्फ वो जब ओवर हो जाए तो पाकिस्तान उससे निकल सके, बल्कि मईशत हमारी वो बेहतर हो सके और यूं ही सरप्लस दिखाई दे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है तो ग्लोबल जो जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की उसको लेकर जो पॉलिटिक्स है उस पर भी बात होगी और फिर सवाल उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव है और क्या वो प्रेशर आए रोज बढ़ता चला जा रहा है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सऊदी फरमानरवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान 2 साल बाद राब्ता हुआ है, जिसमें ताल्लुकात में बेहतरी लाने पर इत्तफाक राय हुआ है। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल के सऊदी सफारत खाने में सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद से दोनों ममालिक में ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात खत्म होने की उम्मीद जाहिर की गई है। यहाँ हम ताल्लुकात की बहाली की राह में रुकावट 6 अहम सवालात पर बात करते हैं कि अगर सऊदी अरब और तुर्की करीब आ रहे हैं तो क्या इन 6 सवालात का जवाब दिया जा सकता है। पहला सवाल, क्या दोनों ममालिक ईरान पर पाबंदियों पर मुत्तफ़िका लाहेअमल अपना सकेंगे? क्या शाम के शुमाली हिस्सों पर तुर्की के इक़दामात पर सऊदी अरब खामोशी इख्तियार करेगा? क्या लीबिया के साथ एनर्जी डील पर यह ताल्लुकात असरअंदाज होंगे? क्या सूडान में मुकाबले की फ़ज़ा ख़त्म हो पाएगी? क्या तुर्की कतर के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी कर पाएगा? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या दोनों ममालिक यमन में जारी जंग को ख़त्म करने में मुश्तरका लाहेअमल अपना सकेंगे? इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करते हैं। इस वक्त आलमी ताकतें ईरान पर पाबंदियों के हक में हैं, जबकि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी इंतहाई कशीदा हैं, लेकिन तुर्की और ईरान कई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तुर्की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाली के लिए ईरान से ताल्लुकात ख़राब करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसी तरह शाम में जारी खाना जंगी और शुमाली हिस्सों पर तुर्की का असर व रसूख भी सऊदी हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है और इसका सऊदी अरब की जानिब से मुसलसल इजहार भी किया जाता रहा है। तुर्की ने शुमाल मगरबी शाम में कुर्द बागियों के खिलाफ ऐसे वक्त में ऑपरेशन किया है जब मगरबी ममालिक कुर्दों की हिमायत कर रहे थे, जबकि खुद सऊदी अरब भी मगरबी ममालिक की पॉलिसी पर अमल पैरा था। दोनों ममालिक इस मामले पर कभी भी एक पेज पर नहीं आ सकते। इसी तरह रवा साल लीबिया में तेल के ज़खायर की तलाश के हुकूक के लिए तुर्की और लीबिया की हुकूमत के दरमियान एनर्जी डील होने जा रही है। इस डील पर भी रियाज को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहेगा कि तुर्की ऐसा कोई मुआहिदा करे जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा कायम हो। तुर्क कतर को अपने दिफाई मकासद के लिए कतर को इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन दोनों ममालिक के दरमियान गहरे मरासिम हैं। तुर्की खलीजी रियासत कतर में अपनी अस्करी मौजूदगी में इजाफे करने का मनसूबा बना रहा है। कतर में तुर्क फौजों की बड़ी तादाद सऊदी अरब को इश्तिहाल दिला सकती है। तुर्की ने मुतअद्दिद बार कतर को सिफारती तौर पर तनहा बनाने की सऊदी अरब की कोशिशों को नाकाम बनाया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या रियाज तुर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कतर की नाकाबंदी खत्म कर देगा। इसी तरह सऊदी अरब यमन जंग का अहम किरदार है। ईरान हूसी बागियों की हिमायत जबकि तुर्की ईरानी मौक़िफ़ की तायीद करता रहा है, लेकिन क्या सऊदी इस सूरत हाल में अंकारा के साथ ताल्लुकात बेहतर बना पाएंगे? तुर्की इस वक्त सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का ख्वाह है क्योंकि तुर्क सदर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए कोशा है, लेकिन सऊदी अरब भी आलमी सतह पर जारी बहरानों का मुकाबला करने के लिए तुर्की के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता है। लेकिन इन 6 सवालात और इनके मुमकिन असरात को देखते हुए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दिखाई देता है। इसी दौरान इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब की खबरें भी सामने आई हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक दौरा खुफिया था, ताहम सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे की सख्ती से तरदीद कर डाली है। एक जानिब तुर्की और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं,
सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल से खुद को अलहदा नहीं रख सकता है। बात यह है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान का है, क्योंकि तुर्की की जानिब से बुलाए गए कुआलालंपुर समिट में सऊदी दबाव पर पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की थी। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ माशी मफादात वाबस्ता है। आपको कुआलालंपुर समिट याद दिलाते हैं, जिस वक्त मलेशिया इकट्ठा हो रहा था, तुर्की मौजूद था, साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बात हुई थी। कुआलालंपुर समिट से मुताल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान को दावत तुर्की और मलेशिया की जानिब से दी गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं गए थे। बताया जा रहा था, तासुर यह था कि सऊदी प्रेशर मौजूद है, जिसे वज़ारत ख़ारजा ने बारकैफ रद्द किया था। अब इन्हीं मामलात को इस्तेमाल करते हुए रियाज ने कई बार इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ाया है, जो माशी मामलात हैं। जबकि सऊदी क़यादत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, तो फिर सवाल तो उठता है कि क्या पाकिस्तान पर भी इसराइल को कबूल करने के लिए दबाव डाला जा सकता है? अगर सऊदी क़यादत माशी हथियार इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाती है, तो इस्लामाबाद का बयानिया क्या होगा? क्या माशी दबाव पर आकर हम कायदे आज़म के फरमुदात को भुला देंगे? क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखी गई इबारत मिटा दी जाएगी? यकीनन मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल इस हवाले से फैली, और पाकिस्तान इस सूरत हाल से खुद को ला ताल्लुक़ नहीं रख सकता है, खुद को अलहदा नहीं कर सकता है। बारकैफ क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही और पाकिस्तान की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बताएगी। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।